तो कल्पना कीजिए एक ऐसी अस्त व्यस्त पार्टी की जहां हर तरफ बस अफरा तफरी मची है। हाँ, मतलब कोई किसी पे चिल्ला रहा है और धक्का मुक्की हो रही है। बिल्कुल। और डीजे इतनी तेज बज रहा है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एकदम सही तस्वीर है। लेकिन इस पूरी अराजकता के बीच एक ऐसे मेहमान की कल्पना कीजिए जो बड़ी शांति से एक विरोधी गुट के साथ डांस कर रहा है। अच्छा, और मजे की बात यह है कि वो दूसरे विरोधी गुट के साथ अपनी ड्रिंक भी साझा कर रहा है। हाँ, और हैरानी की बात यह है कि कोई उसे मुक्का भी नहीं मार रहा है। तो मार्च 2026 की इस उलझी हुई भू राजनीतिक दुनिया में वो मेहमान कोई और नहीं बल्कि अपना भारत है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। आज अगर हम दुनिया के नक्शे को देखें तो अमेरिका और चीन के बीच का तनाव अपने चरम पर है। और रूस यूक्रेन का युद्ध तो जैसे एक अंतहीन सुरंग बन चुका है। बिल्कुल। और पश्चिम एशिया में तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच एक ऐसा नया संघर्ष शुरू हो गया है जिसने वैश्विक ऊर्जा संकट को हवा दे दी है। मतलब हर तरफ अस्थिरता ही अस्थिरता है। दुनिया साफ तौर पर दो बड़े खेमों में बढ़ती हुई दिख रही है। हाँ, और यहीं से हमारी आज की इस गहन चर्चा का सबसे दिलचस्प सवाल पैदा होता है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत और हालिया रिपोर्ट्स का पुलिंदा है वो एक बहुत ही स्पष्ट लेकिन चौंकाने वाली बात की ओर इशारा करता है कि भारत इस पूरी आग में बिना जले अपना रास्ता कैसे निकाल रहा है ना। एकदम सही। क्या भारत किसी एक खेमे का हिस्सा बन गया है या वो कूटनीति की कोई बिल्कुल नई ही किताब लिख रहा है? तो हमारे जो भी स्रोत हैं, चाहे वो थिंक टैंक की रिपोर्ट्स हों या राजनयिक बयान, वो सभी एक बात पर सहमत हैं। और वो बात क्या है? वो ये कि भारत पूर्व या पश्चिम में से किसी एक को नहीं चुन रहा है। अच्छा। दुनिया भले ही कितने भी ब्लॉक्स में क्यों ना बढ़ जाए, भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर मजबूती से टिका हुआ है। रुकिए, ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सुनने में तो बहुत ही भारी भरकम अकादमिक शब्द लगता है। हाँ, थोड़ा भारी तो है। अगर मैं इसे आम भाषा में समझना चाहूँ तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अपने फायदे के हिसाब से हर किसी से दोस्ती रखेंगे लेकिन किसी के गुलाम नहीं बनेंगे? बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाली थी। इसे आप इस तरह से देख सकते हैं कि शीत युद्ध के दौर में जो गुट निरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट था, हाँ, जिसका मतलब था दोनों गुटों से दूरी बनाए रखना। सही कहा। लेकिन आज की ये मल्टी अलाइनमेंट की नीति पूरी तरह से अलग है। अच्छा, तो ये अलग कैसे है? इसका मतलब दूरी बनाना नहीं है, बल्कि एक ही समय में सभी गुटों के साथ गहराई से जुड़ना है, पर अपनी शर्तों पर। यार, ये सुनने में तो एक बहुत ही आदर्श स्थिति लगती है। लेकिन कागज पर लिखी कूटनीति और जमीन पर हो रही गोलाबारी में बहुत फर्क होता है। वही तो। इस अस्त-व्यस्त पार्टी में भारत के इस व्यवहार को असलियत में समझने के लिए चलिए सीधे पश्चिम एशिया के उस ज्वलंत उदाहरण पर चलते हैं। हाँ, ये सबसे प्रासंगिक उदाहरण है। पश्चिम एशिया में जो तनाव अचानक से बढ़ा है, उसमें भारत की प्रतिक्रिया बहुत नपीतुली रही है। भारत ने तुरंत तनाव कम करने और बातचीत शुरू करने की अपील की थी ना? एकदम सही। और यहीं पर एक बहुत बड़ा पेच है। कैसा पेंच? यहाँ मैं एक बात रखना चाहूंगा। बाहर से देखने वाले किसी भी व्यक्ति को लग सकता है कि भारत ये सब विश्व शांति के किसी महान आदर्श के लिए कर रहा है। हाँ, कि दुनिया को दिखाएं कि हम कितने शांति प्रिय हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या इस अपील के पीछे कोई और अधिक यथार्थवादी कहानी नहीं चल रही? कूटनीति में आदर्शवाद अक्सर यथार्थवाद का मुखौटा होता है। अगर हम इस शांति की अपील के पीछे के असल कारण समझे तो वो बहुत ही ठोस और व्यवहारिक है। मतलब ये सिर्फ नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की कोशिश नहीं है? बिल्कुल नहीं। पश्चिम एशिया भारत की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। हाँ, ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ी बात है। सही कहा। भारत अपनी जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आयात करता है। और अगर वहाँ युद्ध भड़कता है तो कच्चे तेल के दाम तो आसमान छूने लगेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात एक और है। इस पूरे क्षेत्र में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। अरे बाप रे, 90 लाख! ये तो कई यूरोपीय देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। बिल्कुल। और ये लोग सिर्फ वहां रह नहीं रहे हैं, वे हर साल अरबों डॉलर का रेमिटेंस यानी पैसा भारत भेजते हैं। तो अगर वहां पूरी तरह से युद्ध छिड़ जाता है तो सोचिए क्या होगा? भारत सरकार को अपने इतिहास का सबसे बड़ा बचाव अभियान चलाना पड़ेगा। रातों रात उड़ानें भेजनी पड़ेंगी। और वो रेमिटेंस आना बंद हो जाएगा। और उन परिवारों का क्या होगा जिनकी रोजी रोटी उसी पैसे से चलती है? एकदम सही। यानी अगर पश्चिम एशिया में आग लगती है तो उसकी तपिश सीधे तौर पर भारत के आम घरों में महसूस होगी। पेट्रोल महंगा होगा, परिवहन महंगा होगा और अंततः महंगाई की मार पड़ेगी। बिल्कुल। तो यहाँ मैं थोड़ा तीखा सवाल पूछना चाहूंगा।
क्योंकि स्रोतों का अध्ययन करने के बाद मेरे मन में ये बात आ रही है, जी पूछिए। क्या ये रणनीतिक स्वायत्तता असल में सिर्फ एक कूटनीतिक पर्दा है जिसका असली मतलब है पूरी तरह से अपने स्वार्थ पर आधारित होना? ये एक बहुत ही प्रासंगिक चुनौती है और इसका सीधा जवाब है हाँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि भू राजनीति में कोई भी देश संत नहीं होता, राष्ट्रीय हित ही सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। मतलब अपने नागरिकों और अर्थव्यवस्था की रक्षा करना सबसे पहले आता है। बिल्कुल। भारत यह भली भांति समझता है, इसलिए उसकी कूटनीति पूरी तरह से यथार्थवाद या प्रैग्मेटिज्म पर आधारित है। ये बहुत स्पष्ट है। लेकिन पश्चिम एशिया तो सिर्फ एक क्षेत्र है। हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत केवल एक ही मोर्चे पर आग नहीं बुझा रहा है, बल्कि वो पूरी दुनिया में एक बहुत ही जटिल खेल खेल रहा है। हाँ, और इसके कई अलग अलग पहलू हैं। मुझे यहाँ शतरंज की बिसात का एक उदाहरण याद आ रहा है। ये ऐसा है जैसे भारत एक ही समय में कई अलग अलग चेस बोर्ड पर खेल रहा है। ये चेस बोर्ड की एनालॉजी इस रणनीति को समझने के लिए सबसे बेहतरीन है। तो चलिए इन अलग अलग चेस बोर्ड्स को एक एक करके डिकोड करते हैं। पहले चेस बोर्ड की बात करें, ग्लोबल साउथ और ब्रिक्स। बिल्कुल। 2026 में भारत के पास ब्रिक्स की अध्यक्षता भी है। हाँ, लेकिन उससे पहले ये ग्लोबल साउथ असल में क्या बला है? ये शब्द आजकल बार बार सुनने को मिलता है। ग्लोबल साउथ कोई भौगोलिक दिशा नहीं है, बल्कि ये एक राजनीतिक और आर्थिक शब्द है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के वो विकासशील देश जो ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी देशों के बनाए नियमों के कारण पीछे रह गए। और भारत आज इस ग्लोबल साउथ की सबसे मुखर आवाज बन गया है। जी हाँ, ब्रिक्स के जरिए भारत ये कह रहा है कि दुनिया सिर्फ वॉशिंगटन या लंदन से नहीं चल सकती। हाँ, स्रोतों में क्लाइमेट जस्टिस का भी बहुत जिक्र है। बिल्कुल। भारत कह रहा है कि पश्चिमी देशों ने पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो विकासशील देशों को इसका खामियाजा क्यों भुगतना पड़े। मतलब भारत एक बहुध्रुवीय दुनिया की वकालत कर रहा है, जहां विकासशील देशों को बराबरी का हिस्सा मिले। एकदम सही। लेकिन ये तो बहुत ही मजबूत और पश्चिम विरोधी सा रुख लगता है, खासकर जब आप रूस और चीन के साथ एक ही मेज पर बैठे हों। ये सच है। और यहीं पर मेरा दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि इसी समय दूसरे चेस बोर्ड पर भारत अमेरिका के साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी उतनी ही मजबूती से खड़ा है। बिल्कुल, और यही भारत की मल्टी अलाइनमेंट का सबसे बड़ा विरोधाभास और सबसे बड़ी सफलता है। एक तरफ ब्रिक्स है तो दूसरी तरफ क्वाड है, जहां भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ है। हाँ, और ये क्वाड क्यों है? सीधी सी बात है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को काउंटर करने के लिए। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक बात समझने वाली है। क्वाड कोई नाटो जैसा औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है। मतलब नाटो की तरह एक पर हमला सब पर हमला वाला कोई नियम नहीं है? बिल्कुल नहीं। भारत ने बहुत ही चतुराई से खुद को ऐसे किसी भी कठोर सैन्य समझौते से बाहर रखा है। तो फिर भारत वहां कर क्या रहा है? इसके बजाय भारत इस क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है। वेट, ये एक और भारी शब्द आ गया, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। इसका जमीन पर क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए कि आपके मोहल्ले में एक बहुत ही सक्षम व्यक्ति है जो किसी भी संकट में सबसे पहले मदद के लिए पहुंचता है। अच्छा, तो हिंद महासागर में भारत यही कर रहा है? हाँ, चाहे वो समुद्री लुटेरों के खिलाफ अभियान हो या भूकंप के समय राहत कार्य हो। और ये भी सुनिश्चित करना कि व्यापारिक रास्ते खुले रहें और कोई एक देश, मतलब चीन, वहां दादागिरी ना करे। एकदम सही। तो अगर हम इन दो चेस बोर्ड्स को मिला दें तो तस्वीर बहुत ही दिलचस्प बनती है। हाँ, ब्रिक्स के चेस बोर्ड पर भारत चीन के साथ बैठकर पश्चिमी सिस्टम को चुनौती दे रहा है, और क्वाड के चेस बोर्ड पर भारत अमेरिका के साथ मिलकर उसी चीन को समंदर में घेर रहा है। यार, ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला संतुलन है। और ये संतुलन और भी जटिल हो जाता है जब हम तीसरे चेस बोर्ड की तरफ देखते हैं, यानी रूस। हाँ, ये तो जग जाहिर है कि भारत आज भी रूस का एक पुराना और भरोसेमंद दोस्त है। बिल्कुल। स्रोतों में 2025 में प्रधानमंत्री के रूस जाने और पुतिन को आमंत्रित करने का भी जिक्र है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, भारत पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद रूस से व्यापार कैसे कर रहा है? ये तो भू राजनीति का एक मास्टर क्लास है। जब पश्चिमी देशों ने कहा कि कोई भी डॉलर में रूस से तेल नहीं खरीदेगा, तो भारत ने इसका एक रास्ता निकाल लिया। हाँ, भारत ने रूस से भारी छूट पर कच्चा तेल खरीदना शुरू किया, वो भी अपनी स्थानीय मुद्रा रुपया रूबल में। अच्छा, और इसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को हुआ? बहुत बड़ा फायदा।
सस्ते तेल की वजह से भारत में महंगाई उस स्तर पर नहीं पहुंची जो यूरोप में देखी गई। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है ना। बिल्कुल नहीं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इस रूसी कच्चे तेल को रिफाइन करके वापस उन्हीं यूरोपीय देशों को ऊंचे दामों पर बेच दिया। क्या बात है। मतलब पश्चिमी देश सीधे रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन उनकी गाड़ियों में जो तेल डल रहा है वो रूस से ही आ रहा है। हाँ, बस उस पर मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा है। ये तो गजब है। लेकिन फिर भी अमेरिका इसे बर्दाश्त कैसे कर रहा है? वो तो हमेशा या तो तुम हमारे साथ हो या खिलाफ वाली नीति पर चलते हैं। अमेरिका इसे इसलिए बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि चौथे चेस बोर्ड पर अमेरिका को भारत की सख्त जरूरत है। अच्छा। हाँ, अमेरिका को पता है कि एशिया में चीन को संतुलित करने के लिए भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी ताकत पर्याप्त है। और ये सिर्फ सेना की बात नहीं है, बात तकनीक की भी है। हमारे स्रोत यहाँ एक पैक्स सिलिका समझौते का जिक्र करते हैं। हाँ, पैक्स सिलिका सेमीकंडक्टर्स और एआई की सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका के साथ एक समझ है। क्योंकि कोविड के बाद दुनिया को समझ आ गया था कि वो सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रह सकते। बिल्कुल, जिसे चाइना +1 रणनीति कहा जाता है, और इसका सबसे बड़ा लाभार्थी आज भारत बन रहा है। मतलब पश्चिमी देशों की हाईटेक कंपनियां भारत में निवेश करने आ रही हैं। हाँ, और दूसरी तरफ भारत यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अगर मैं इसे आम इंसान की जिंदगी से जोड़कर देखूं, तो इसका मतलब है कि भविष्य में बड़ी एआई कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग हब भारत में शिफ्ट होंगे। एकदम सही, जिससे भारत के युवाओं के लिए हाईटेक नौकरियां पैदा होंगी। कूटनीति का असली लक्ष्य तो देश के भीतर आर्थिक विकास लाना ही होता है। बिल्कुल, और इन सब के बीच एक पांचवा चेस बोर्ड भी है, भारत का अपना पड़ोस। हाँ, अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति। भारत भूटान को आर्थिक मदद दे रहा है, और श्रीलंका, नेपाल में जहां चीन कर्ज के जाल से प्रभाव बढ़ा रहा था, वहां भारत ने अपनी विकास परियोजनाओं से उस प्रभाव को काउंटर किया है। बिल्कुल। तो अगर मैं एक कदम पीछे हटकर देखूं, भारत रूस से तेल ले रहा है, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ का नेता बन रहा है, क्वाड में चीन को घेर रहा है और पश्चिम से निवेश ला रहा है। हाँ, पूरी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। कोई भी ये सुनकर तालियां बजा देगा। ये तो कूटनीति का परफेक्ट स्कोर लगता है। लगता तो है, लेकिन क्या असलियत में कोई भी चीज परफेक्ट होती है? यही मेरा अगला सवाल था। कई चेस बोर्ड पर एक साथ खेलना किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। कूटनीति में हर रणनीति की एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो हमारे स्रोत इस दौरे खेल की क्या आलोचनाएं सामने रखते हैं? आलोचकों का सबसे बड़ा तर्क ये है कि मल्टी अलाइनमेंट की ये नीति सहयोगियों के बीच भरोसे की कमी या ट्रस्ट डेफिसिट पैदा कर सकती है। मतलब जो देश भारत को अपना साथी मानते हैं, वो सोचते होंगे कि अरे, ये तो कल हमारे साथ थे और आज हमारे दुश्मन से हाथ मिला रहे हैं। सटीक बात। जब आप हर किसी के दोस्त होते हैं, तो कई बार आप किसी के पक्के दोस्त नहीं रह जाते। तो क्या इसका कोई वास्तविक नुकसान जमीन पर दिख रहा है? हाँ, स्रोतों के अनुसार अमेरिका में ट्रंप 2.0 के आने के बाद ये चुनौती और भी बढ़ गई है। क्योंकि उनकी नीति बहुत ही लेन देन वाली है। बिल्कुल। वॉशिंगटन में कई लोग चाहते हैं कि भारत पूरी तरह से उनके पाले में आ जाए। अमेरिका के साथ रिश्तों में आई थोड़ी ठंडक उसी का नतीजा है। जाना बिल्कुल रास नहीं आ रहा। और शायद यही कारण है कि चीन के साथ सीमा पर चल रहा तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एकदम सही। ये भारत की इस नीति का सबसे बड़ा सिरदर्द है। लेकिन यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत ने इस भरोसे की कमी से निपटने के लिए एक प्लान बी भी तैयार कर रखा है। हाँ, जहां वो द्विपक्षीय संबंधों को इतना मजबूत कर रहे हैं कि कोई एक गुट उन पर दबाव ना बना सके। तो इन सब चुनौतियों और आलोचनाओं के बावजूद आज की तारीख में इस नीति का कुल परिणाम क्या निकल रहा है? अगर हम निष्पक्ष होकर विश्लेषण करें तो ये मानना पड़ेगा कि ये नीति अत्यधिक सफल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नीति भारत को किसी भी कठोर सैन्य गठबंधन में फंसकर अपनी आजादी खोने से बचाती है। हाँ, क्योंकि अगर आप किसी गुट में शामिल होते हैं तो आपको उनके दुश्मनों को भी अपना दुश्मन मानना पड़ता है। बिल्कुल, भारत इस जाल से पूरी तरह बच गया है। उसने किसी के दुश्मनों को विरासत में नहीं लिया। और इसके आर्थिक परिणाम तो साफ दिख ही रहे हैं। हाँ, सस्ता तेल, कंट्रोल में महंगाई, हाईटेक निवेश और ग्लोबल साउथ का समर्थन। हाँ, तो अब दुनिया भारत को सिर्फ एक उभरती हुई ताकत के रूप में नहीं देखती। नहीं, अब भारत खुद को दुनिया के एक स्टेबलाइजर और पीस मेकर के रूप में स्थापित कर रहा है। मतलब वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक औजार बन गया है। एकदम सही।
भारत बता रहा है कि विकास के लिए किसी दूसरे देश को तबाह करने की जरूरत नहीं है। यानी निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है जो सच में न्यायसंगत और शांतिपूर्ण हो। आज की इस चर्चा को अगर समेटें तो ये स्पष्ट है कि 2026 के इस दुनिया में भारत पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु का काम कर रहा है। हाँ, ये कोई कंफ्यूज नीति नहीं है। बिल्कुल, ये एक बेहद जटिल रणनीति है जो अर्थव्यवस्था की रक्षा करते हुए दुनिया को स्थिर रखने का प्रयास कर रही है। और अब इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक विचारोत्तेजक सवाल हम यहाँ छोड़ें। जी बिल्कुल। हमारे स्रोतों के अनुसार भारत बिना किसी कठोर सैन्य गठबंधन का हिस्सा बने एक वैश्विक ताकत बन रहा है। तो क्या इस सफलता को देखकर हम कह सकते हैं कि भविष्य में गठबंधन का पुराना कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा? यही वो सवाल है। क्या आने वाले दशकों में मल्टी अलाइनमेंट ही दुनिया का नया नॉर्मल बनने जा रहा है? हाँ, जहाँ कोई भी देश किसी एक महाशक्ति का हमेशा के लिए वफादार नहीं रहेगा। बिल्कुल। क्या पुराने जमाने के मिलिट्री ब्लॉक्स अब इतिहास का हिस्सा बनने वाले हैं? इन सवालों को हम आपके विचारों के लिए छोड़ते हैं। तो इसी विचार मंथन के साथ हम आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम भविष्य में ऐसी ही किसी नई और दिलचस्प गहन चर्चा के साथ